तो सवाल नंबर है आज कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। पहला आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, इस बात को आप लोग समझ लें कि सवाल का अर्थ क्या कर रहा है कि नदी घाटी जो परियोजना है, अर्थात जो नदियों पर बांध बांधी जाती है, जो परियोजना बनाई जाती है, जैसे नहीं होता है कि वहां पर बांध बांध दिया जाता है पुल जैसा, तो कह रहा है कि वो परियोजना हो गई, वो जो बांध जब बना जाता है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। बहुउद्देशीय का अर्थ क्या होता है? बहुउद्देशीय का अर्थ होता है बहुत से उद्देश्य की पूर्ति होना। जैसे एक काम किया जाए और उससे बहुत सारा लाभ हो जाए, उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय। समझ गए? जैसे आपको हमने बात बताया कि आप गए कहीं, आप विक्रमगंज गए, आप विक्रमगंज गए या किसी बगल वाले जो आपके शहर निकट है गांव के, आप वहां पर कोई एक कार्य करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, और आपके गर्जीवन क्या बताए फोन पर कि बाबू तुम ये एक काम कर लेना, कुछ दवा ले लेना, कुछ हरा सब्जी ले लेना, कुछ फल ले लेना, कुछ कल जो है कल मिस्त्री या जो भी कार्य है कुछ ये भी सामान ले लेना। कुछ ऐसे भी होते हैं गरीब छात्र कि जो पनीर होता है, वो लोग देखते हैं कि पढ़ने वाले छात्र जाते हैं सुबह सुबह बिक्री करते हैं, तब वो क्लास आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप एक कार्य करने के लिए जाएं और वहां पर बहुत सारे आपको लाभ होने लगे, तो यही होता है बहुउद्देशीय। तो नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब नदियों पर बांध बांधा जाता है तो उससे हमें बहुत सारी लाभ होती है। क्या होती है जी? बहुत सारे लाभ होती है। क्या लाभ होती है? पहला कि जब ये बांध हुआ, ये नदी हो गई, ये नदी हो गई, जब हम यहाँ पर बांध बांधेंगे तो जब बांध बांधेंगे तो क्या इधर जल आएगा? जल नहीं आएगा। तो जल यहाँ पर एकत्रित होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ पर जल का एकत्रित होगा तो माना कि ये दूसरा राज्य हो गया, ये दूसरा राज्य हो गया, तो अब जल दूसरे राज्य में नहीं होगा, और यहाँ जब पानी ज्यादा मात्रा में हो जाएंगी तो जो इस राज्य के सरकार हैं वो अपने यहाँ नहर में से पानी क्या करेंगे? चारों ओर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो इधर के लोगों की जल की प्राप्ति होगी। जब वो बांध बांधेंगे तो जल एकत्रित होगा, जब जल एकत्रित होगा तो यहाँ पर पानी एकत्रित होगा, तो जब इधर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जरूरत है होगी पानी, अर्थात इधर जो गांव वाले हैं, इधर जब पानी की आवश्यकता होगी लोगों को, तो क्या ये नहर में पानी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जब आप बांध बांधेंगे तब पानी एकत्रित होगा, जब एकत्रित होगा तो आपको जब सिंचाई की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, आपको मिल जाएंगी ना। तो पहला यही कारण है कि हमें जल की प्राप्ति होती है। जल अधिक मात्रा में हो जाता है। जब जल अधिक मात्रा में हो जाता है तो दूसरा का कारण क्या है? तो दूसरा का कारण इसमें यह हो जाएगा कि बिजली उत्पादन होगी, क्योंकि बिजली जल से होता है। जब यहाँ पर जल ज्यादा हो गया तो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मशीन बैठाकर बिजली का उत्पादन करेंगे, क्योंकि बिजली उत्पादन करने के लिए हमने बताया था कि जल अधिक होना चाहिए। तो जब जल एकत्रित होगा, जब नदी घाटी पर आप बांध बांधेंगे तो क्या करेंगे? जल अधिक होगा। दूसरा होगा कि आप बिजली की प्राप्ति करेंगे, होगा ना। अब सवाल है कि जब जल यहाँ पर होगा, एकत्रित होगा, तो ठीक है बिजली उत्पादन होगा, साथ में ये बात बताइए कि जल अधिक होने से क्या इधर पानी जब नहीं जाएगा तो मछली भी इधर नहीं जा पाएगी। तो इधर के जो लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग क्या करते हैं? यहाँ पर बड़े बड़े जाल जो है उससे लगाकर क्या करते हैं? मछली की प्राप्ति करते हैं। तो सवाल यही आया कि फिर जब जल एकत्रित होगा तो मछली की प्राप्ति होगी। तो तीसरका में क्या लिखेंगे? कि मछली की प्राप्ति होगी। चौथी बात क्या लिखेंगे? कि जब यहाँ पर जल एकत्रित हो जाता है ज्यादा, यहाँ पर अच्छा लगने लगता है, तो लोग क्या करते हैं? देखते हैं 1 जनवरी होता है तो क्या करते हैं कि हम लोग चलते हैं बांध पर घूमने जाते हैं, वहां पर आज पार्टी मनाएंगे। इसका कारण यह है कि वो एक पर्यटक स्थल हो गया।
तो जब पानी होगा वहां पर बांध होगा, वहां पर अनेक प्रक्रियाएं होने लगेंगी, तो वहां पर लोग घूमने के लिए जाएंगे। कंफर्म है, जब कंफर्म हो गए घूमने जाएंगे तो एक पर्यटक स्थल हो गया। तो आपका यही उत्तर है, लिखेंगे कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि नदियों पर बांध बांधने से हमें बहुत से उद्देश्य की लाभ होती है। देखिए बहुत सारे लाभ हो गया, इसलिए उसे बहुउद्देशीय कहा जाता है। तो इसीलिए हम लिखते हैं बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे तो आप ये क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, आप ये लिखेंगे ना कि बांध बांधने से जल अधिक हो जाता है, होता है ना, जल अधिक हो जाएगा। जब जल एकत्रित अधिक होगा तो दूसरा की बिजली की प्राप्ति होगी। जब बिजली की प्राप्ति होगी, तीसरा का क्या लिखे, तीसरा टॉपिक पर लिखेंगे कि जब जल की आवश्यकता होगी सिंचाई के लिए तब हमें प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जल आप बांध दिए तो जल तो इकट्ठा हो गया, जब चाहेंगे तब पानी मिल सकता है। चौथी बात क्या करेंगे, जल अधिक होने से क्या होगा कि यह एक पर्यटक स्थल बन जाएगा, लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। क्लियर। अगला सवाल, हीराकुंड। पहला सवाल क्या है जी, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। दूसरा का तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। 3 नंबर क्या है जी, 3 नंबर है रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी घाटी परियोजना। देखिए ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है, ये 3 परियोजना लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अब यह किन किन राज्यों में स्थित है। जो नदियों पर परियोजना बांध बांधी हुई है, जैसे हीराकुंड जो नदी है उस पर बांध बांधा गया, वो कहां पर है, किन राज्य में स्थित है, आपको राज्य की नाम बताना है। देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव हमेशा देता रहता है। तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा कहाँ है जी, तो यह है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश में। कैसे याद होगा, सवाल आया कि हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपको ऑप्शन दे देगा, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो आप क्या मारेंगे, उड़ीसा। कैसे याद रखेंगे, तो एक लड़का था, उसे जब हीरा मिला तो वो लड़का बहुत उड़ने लगा, अर्थात नहीं लोग कहते हैं खुशी से उछलने लगा। कैसे पैसा मिले तो लोग उड़ने लगते हैं, तो लोग क्या कहता, बहुत उड़ाता रे, कहला नु अपन भाषा में हो, काम के भाषा में कहला लोग 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया मेला घूमे के मिल जाता, बड़ा खुशी हो जाता, तो लोग कहला बहुत उड़ाता, पैसा मिलल है। सही बात है। तो हीराकुंड से याद करे कि हीरा कोई के मिली तो वो व्यक्ति उड़े लगी, कंफर्म है उड़ी अपना के बनबे करी, अर्थात उड़ीसा में बा। तुंगभद्रा नदी घाटी बाटा, तुंगभद्रा से याद करिया कि एक लड़का रहा भद गिरत रहा। तुंगभद्रा से याद रखे, तुंगभद्रा नदी के कि तुंगभद्रा से याद करिए भद, एक व्यक्ति भद गिरत रहा। काहे गिरत रहा हो, गिरे के ऊपर वजह रहा है कि वो बेचारा ये चलते भद गिरत रहा कि वो अंधा रहे, का रहे, अंधा रहे, अर्थात आंध्र प्रदेश में स्थित बा। सही बात बा। रिहंद नदी घाटी परियोजना, रिहंद नदी घाटी। अब ध्यान रखा, रिहंद से हिंद याद रख लिया, हंद से हिंद याद आ जाए। और हमने के हिंदुस्तान में पता बा कि सबसे देखा जाला महत्वपूर्ण भूमिका बाबू यूपी मनावला। उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बा हो, जनसंख्या कितना देखा था ना, जनसंख्या के ज्यादा बा,
उत्तर प्रदेश के। बड़ा ज़्यादा जनसंख्या शहर ज़्यादा देखा जाए, छोट बड़ ज़्यादा देखा जाए, कहाँ हो? उत्तर प्रदेश में। हमने के हिंदुस्तान में ज़्यादा देखो सिपाही लागेला कि घरी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता। तो हमने के हिंदुस्तान में ज़्यादा भूमिका निभावता के, अर्थात हिंद में हमने के कौन ज़्यादा भूमिका निभावता? उत्तर प्रदेश। समझ में आ गई ना? हो गई। अगला सवाल, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति किन किन पदार्थों से, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? सवाल आपका यह है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। एक बात तो परमाणु, आप लोग जानते हैं ना कि परमाणु जो होता है एक बम है, एक रसायन पदार्थ जो परमाणु बम है, जो रसायन पदार्थों से मिलकर बना है, खनिज पदार्थों से मिलकर बना है। यदि किसी किसी देश में लड़ाई होता तो लोग क्या कहते हैं? परमाणु बम फेंक देता। अर्थात परमाणु बहुत क्या है? शक्तिशाली बम है। तो यही तो सवाल है, परमाणु पूछ रहा है कि परमाणु किन किन पदार्थों से बना, उनमें मैंने कौन कौन पदार्थ मिला रहता है परमाणु में। आप जानते हैं कि ये केमिकल, वो केमिकल, परमाणु बम कोई कहता है मैं परमाणु बम फेंक दूंगा। पहले ये सोचो कि परमाणु जो है वो रसायन वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, किससे बना है जी? तो देखिए आपको मैं एक बता, क्या बनता है बताओ? देखिए तो नहीं, आप पहले समझ लीजिए। देखिए क्या होता है? इल्मेनाइट, इल्मेनाइट, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, ग्रेफाइट, और क्या होता है जी? एंटीमनी। क्या होता है? एंटीमनी, यूरेनियम, एंटीमनी, एंटीमनी, यूरेनियम, यूरेनियम। समझ गए? और एक अंतिम क्या होता है जी? और एक क्या होता है? मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। तो हम एक यहां पर लिख देते हैं मोनाजाइट, हम एक वहां पर लिखते हैं मोनाजाइट। आप थोड़ी सी याद रखेंगे, ये हमारा है सवाल कि परमाणु में यही पदार्थ मिला रहता है, इल्मेनाइट, ग्रेफाइट, एंटीमनी, यूरेनियम और मोनाजाइट। इसमें से 3 को आपको याद रखना है। आपको कम से कम 3 को याद रखना है, इल्मेनाइट, ग्रेफाइट, एंटीमनी, यूरेनियम और मोनाजाइट। आप इसमें से 3 को याद रखेंगे। अब एक बात बताओ जी, आप क्या इसके बारे में क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि जो इल्मेनाइट है, इल्मेनाइट क्या है? क्या है? आप जानते हैं जो टाइटेनियम है, क्या है टाइटेनियम? टाइटेनियम एक लौह खनिज है। क्या है? लौह खनिज। तो टाइटेनियम, टाइटेनियम एक लौह खनिज है, अर्थात लौह जैसा पदार्थ है, लौह खनिज है, लोहे का एक भाग है, उसी का एक अयस्क है। टाइटेनियम एक लौह खनिज है, टाइटेनियम लौह खनिज, टाइटेनियम लौह खनिज है, उसी का एक अयस्क है इल्मेनाइट, उसी का अयस्क है। पूछता है कि इल्मेनाइट किसका अयस्क है? तो टाइटेनियम लौह खनिज का एक अयस्क है। इसका सूत्र, एक सूत्र भी आप जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं ना जी, केमिस्ट्री का सवाल है, क्या होता है? तो इसका सूत्र आप लोग याद है, क्या होता है? FeTiON। क्या होता है? FeTiO क्या होता है जी? O3 होता है ना? हाँ O3 होता है। FeTiO3 टाइटेनियम लौह अयस्क का सूत्र होता है। तो आप जानते हैं इल्मेनाइट के बारे में, ये केमिस्ट्री का सवाल है, केवल हमको यही याद रखना है जी। हमने इसके बारे में केवल बताया आपको, ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है। अब सवाल है कि ग्रेफाइट क्या है?
तो आप जानते हैं कि ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। क्या है यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का दो शुद्धतम रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। आप नाम सुने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? तो वही यह कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। इसका आकृति होता है षटफलकीय, जानते हैं ना षटफलकीय होता है। तो इसका एक खूब यही भी है कि इसका रूप क्या होता है? षटफलकीय। आपका सवाल होता है, सवाल आया कि ग्रेफाइट का आकृति कैसे होता है? पंचफलकीय, षटफलकीय, सप्तफलकीय ऐसे होता है, तो आप क्या मानेंगे? षटफलकीय। ये भी सवाल है। कार्बन का दो अपरूप होता है ना, हीरा और ग्रेफाइट। आप जानते हैं दो शुद्धतम रूप, हीरा और ग्रेफाइट, तो वही ग्रेफाइट दिया। समझ गए? अगला क्या जानते हैं? आप बताइए। यूरेनियम के अच्छे एंटीमनी है। एंटीमनी के बारे में आप क्या जानते हैं? एंटीमनी क्या जानते हैं जी अंकित? एंटीमनी के बारे में देखिए, एंटीमनी में आप सब बता देते हैं कि जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी के पांचवें भाग जो है, पांचवें भाग में रखा गया है। आवर्त सारणी के कहा ये पांचवें भाग में स्थित है। और जो आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक के नीचे है। और एक इस्मत है ना, बिस्मत, तो बिस्मत के ऊपर है। एंटीमनी देखिए पांचवें आवर्त पांचवें भाग में आप जाइए, देखिए आर्सेनिक के नीचे है और बिस्मत के ऊपर है। क्या है? बिस्मत के ऊपर है। ये यूरेनियम के बारे में आप क्या जानते हैं? यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम जानते हैं ना, ये प्राकृतिक में जितने भी हमारी प्राकृतिक है ना, ये प्राकृतिक में सबसे भारी तत्व है। देता है कि यूरेनियम के बारे में, तो यह प्रकृति का बहुत अच्छा सवाल है जी। यह प्रकृति का सबसे भारी तत्व है। भारी तत्व है, यह प्रकृति का सबसे भारी तत्व है। कौन? यूरेनियम। आप जानते हैं इसके बारे में ना? ये देखिए केमिस्ट्री का सवाल है। आप लोग भली भांति आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो सर से अच्छा से तैयारी रखो, रेडी रखो। हम तो एसएसटी और मैथ पढ़ाने वाले हैं भाई। हाँ, मजा, बिल्कुल मजा। अब चलो बताओ मोनाजाइट क्या? मोनाजाइट कहाँ होता है? मोनाजाइट के बारे में क्या जानते हैं? मोनाजाइट, तो मोनाजाइट ये हमारे मिट्टी जो होता है ना, पत्थर होता है, उनके धूल के कणों में होता है। हमारे मिट्टियों के बीच में होता है। पत्थर जो होता है ना, पत्थरों में पाया जाता है। कौन? मोनाजाइट। मोनाजाइट के बारे में कोई पूछ रहे, मोनाजाइट यह कहाँ होता है तो लिखना, यह मिट्टी एवं पत्थरों के बीच में होता है। समझ गए? हाँ, तो देखिए ये सवाल आपको नहीं लिखना, हमने आपके बारे में ये सब बताया, परंतु आपका केवल सवाल है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है: इल्मेनाइट, ग्रेफाइट, एंटीमनी, यूरेनियम और मोनाजाइट। समझ गए? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग भली भांति याद रखेंगे। देखिए ये सवाल बहुत भारी है जी, याद रखने योग्य है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवाय कुछ नहीं। आती है कि हम फर्स्ट डिवीजन ला देंगे, कुछ बच्चे का हम देखे कि रिप्लाई हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी छात्र थे कि जो आपसे बताए थे कि 400 नंबर लाकर दुखी हैं, 380 नंबर। अरे मैं खुद अपने गांव में भी बच्चों का मैंने देखा, समझो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनका आता है 300 नंबर आ जाता है। आप किस लिए पढ़ रहे हो? फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ रहे हो क्या? यदि फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ रहे हो ना, तो एक काम करो, केवल ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी देख लो, फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगी। सब जानता है बिहार बोर्ड कैसा है। एग्जाम से पहले समझता है ना लोगों को लोग क्या सोचते हैं कि मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, वहीं क्लियर कर जाकर रंग दो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो, आगे जाकर कष्ट नहीं होगी। ठीक है? जितना मेहनत करोगे उतना ही नंबर पाओगे। आप नंबर के पीछे मत दौड़ो, पहले आप मेहनत करो, आप उसके योग बनो। जितना कर्म करोगे उतना ही आप सफल पाओगे। समझे? क्या ये भारी होता है क्या? हमारी ये क्या कैसे पहचान हुई? हम ऐसे कैसे जान गए? हमने वैसा कर्तव्य किया, हमने कर्म किया है, हमने मेहनत किया है। आप भी मेहनत करो, भली बात आप समझेंगे तब तो समझ में आएंगे।
रट्टा मत मारिए, केवल आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा एक घंटा पढ़ के देखिए। समझ गए? आप लोग बिल्कुल एक काम कीजिए, मैं आपसे बताया था कि आप अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए।